नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को या रासायनिक साम्य के नियम को, जो कि रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो चले शुरू करते हैं हमारी बात द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है आप लोगों से कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो बहुत आसान नाम है, दो नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तो होता है गुलबर्ग और एक है भाई वागे। तो ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का प्रतिपादन किया था, नाम बिल्कुल याद कर ही लेना, इंपॉर्टेंट नाम होते हैं गुलबर्ग और वागे। क्लियर। अब ये नियम क्या कहता है इसकी बात समझें आप लोग। इन्होंने यो कहा है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कोई सी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, उस अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रिया कारक पदार्थ होते हैं उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब यहाँ कुछ वर्ड्स आप लोगों ने बहुत अच्छे काम में लिए हैं। पहला नाम जो लिया है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले सीख लेते हैं हम लोग कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि दिशा के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है भैया। पहली अभिक्रिया जिसे कहते हो आप लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरी जो होती है वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक उत्पाद में बदलते हैं और उसी समय, अंडरलाइन करना इस बात को, उसी समय उत्पाद वापस क्रिया कारक में बदलते हैं। क्रिया कारक उत्पाद में बदले और उसी टाइम पर उत्पाद वापस क्रिया कारक में बदले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक एक बार यदि उत्पाद में बदल गया तो उसी समय, अंडरलाइन करना फिर से, उसी समय उत्पाद वापस क्रिया कारक में नहीं बदलते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, याद रखें। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को सिंगल एरो से, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए लगाते हैं। क्लियर। अब दो तीन बातें और सुनो। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती है वो अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। बोलो, हो गई बात। आगे भी जाएगी और उसी समय पीछे भी आएगी। लेकिन जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो केवल एक ही दिशा में मूव करती है, और वो दिशा हमेशा अग्र दिशा ही होगी, क्रिया कारक से उत्पाद की तरफ ही होगी। बोलो, दूसरी बात क्लियर हुई। तीसरी बात समझे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हमेशा और हमेशा बंद पात्र में ही संपन्न होती है, केवल बंद पात्र में ही संपन्न होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं खुले पात्र में सामान्यतः, प्राय लिख देते हैं, सामान्यतः खुले पात्र में संपन्न होती है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात भी समझना, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। दैट मीन्स इस अभिक्रिया में जो क्रिया कारक होते हैं वो कभी भी पूरे के पूरे उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्रिया कारक पूर्णतः उत्पाद में नहीं बदलते। आ गई होगी बात समझ में। पूरे के पूरे क्रिया कारक उत्पाद में कभी भी इसमें नहीं बदलते हैं, लेकिन इनमें लगभग बदल जाते हैं। लाइन समझ गए होंगे आप लोग। मतलब ये लगभग पूर्णता को प्राप्त करती है अभिक्रिया।
अगली बात सुनिएगा, बहुत काम की है, जिसकी वजह से हमने इनमें डिफरेंस पढ़ा है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का अभिलाक्षणिक कैरेक्टर होता है कि इनमें साम्यावस्था डेवलप होती है। बहुत काम की बात है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्यावस्था डेवलप होती है। अब साम्यावस्था क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें ऐसी कोई साम्यावस्था का निर्माण नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फास्ट ट्रैक पर रिवाइज कीजिएगा। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दिशा के आधार पर डिवाइड की जा रही है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है और उसी टाइम पे उत्पाद वापस क्रियाकारक में बदलता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक एक बार उत्पाद में बदल जाए तो उसी समय वो उत्पाद वापस क्रियाकारक में नहीं बदलता है। बंद पात्र में संपन्न होती है हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया और खुले पात्र में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। साम्य की अवस्था कौन सी अभिक्रियाओं में डेवलप होती है? उत्क्रमणीय में, जबकि इसमें साम्य की अवस्था डेवलप नहीं होती है। समझ में आई बात? तब आगे चलते हैं। फिर पहला शब्द हमने सीखा, दूसरे शब्द पर डिस्कस करते हैं। दर क्या है? दर का मतलब है अभिक्रिया का वेग। क्लियर? अभिक्रिया का वेग। अब वेग क्या है आप लोग जानते हैं, वैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं इस चीज को कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर का मतलब क्या है। तो हम कहते हैं इकाई समय में या समय के साथ क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन, बोलो ये अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, सांद्रता में परिवर्तन और बटे में आता है परिवर्तन में लगने वाला समय। बोलो इतनी बात आई। तो यह है अभिक्रिया का वेग या दर, इकाई समय में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया। अब तीसरी बात करते हैं जो लिखा हुआ है सक्रिय द्रव्यमान। अब ये सक्रिय द्रव्यमान क्या चीज है? तो इसको यदि मैं एक वर्ड और सिंपल वर्ड में बोलूं तो आप लोग कह सकते हो कि मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता को मैं कह सकता हूं सक्रिय द्रव्यमान। अब मोलर सांद्रता का मीनिंग क्या है? तो आप लोग ऐसे समझे, मोलरता आप लोग जानते हो मोलों की संख्या और बटे में आता है भाई आयतन, और जो ये आयतन आता है ना वो ऑलवेज लीटर में ही होता है। अब आप लोगों को मोलों की संख्या निकालनी आती है, कैसे निकलता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा और बटे में आता है उसका अणुभार और फिर आ गया विलयन का या उस पदार्थ का आयतन जो कि ले रखा है आप लोगों ने लीटर में। क्लियर? अब इसके आधार पर एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझसे पूछा जाए 8.5 ग्राम अमोनिया, ओके, जो कि 0.5 लीटर पात्र में है, ध्यान देना। तो अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान कैलकुलेट करना है आप लोगों को। क्या आप कर पाएंगे? करिएगा, बहुत आसान है। एक बार मैं भी कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, अमोनिया की ग्राम में वैल्यू दे रखी है और इसे 0.5 लीटर वाले पात्र में भर रखा है। इसमें इसका सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकलेगा? मोलों की संख्या बटे आयतन। अब मोलों की संख्या निकालना आता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। बताएं, पदार्थ की ग्राम में मात्रा 8.5 ग्राम दे रखी है, बटे में आएगा, बोलो अमोनिया का अणुभार। याद है आप लोगों को कैसे निकालते हैं? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, 3 बार हो गया, बोलो टोटल हो गया 17 डिवाइडेड बाय 17।
मल्टीप्लाई बाय, बोलो आयतन इसने दे तो रखा है और वो लीटर में ही दे रखा है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बोलो लीटर में ही वैल्यू है। क्लियर। अब आप लोग देखें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 85 बोलो 17 टाइम क्रॉस होगा और 17 से 17 क्रॉस हो गया। इन डेट केस बोलो इसका जो सक्रिय द्रव्यमान आएगा 1 मोल प्रति लीटर आएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, बोले तो मोलर सांद्रता को ही कहा जाता है भाई क्या? सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर हुई? देखो 2 लाइन में 3 कंसेप्ट छुपे हुए थे, तीनों के बारे में डिस्कस किया। समझ में आ रहा हो ना? तो लाइक का बटन दबाते जाइएगा ना भाई। अच्छा, एक ही बार दबाना है। अब देखो आगे की बात सुने। अब इस नियम पर पहुंचते हैं हम लोग, और नियम क्या कह रहा है इसकी बात समझते हैं। ये कहता है कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मान लीजिए एक रिएक्शन में लिख रहा हूं N1A प्लस N2B इज कन्वर्ट इन M1C प्लस M2D। बहुत अच्छे से देखो यहां मैंने इस रिएक्शन में कुछ चीजें लिखी है, वो सीखनी है आपको। A और B जो है वो रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है। C और D जो है वो प्रोडक्ट है। ओके भाई, N1 N2 A और B के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है और M1 M2 C और D के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर। अब इस नियम के अनुसार हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। एक और बात बताता हूं, जब यह अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है तब इसका वेग RF मान लेते हैं हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। RF का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके भाई, और पीछे की तरफ जब ये रिएक्शन आ रही होगी तो इसे मैं मान लेता हूं RB, जिसे कहता हूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके भाई, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दरें हैं ये। क्लियर। अब इस नियम को फॉलो करते हैं। ये कहता है कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बोलो उत्क्रमणीय है, ठीक है, मैं अभिक्रिया की दर, बोलो जैसे मैं अग्र अभिक्रिया की बात करता हूं, अग्र अभिक्रिया की दर बोले तो RF। क्लियर। उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अब लगाइएगा दिमाग, जब अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है तो बोलो रिएक्टेंट A और B है। क्लियर। अब जो ये उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, बोलो क्रियाकारक कौन? A और B के सक्रिय द्रव्यमान। अब देखो एक और बात बताता हूं, सक्रिय द्रव्यमान को ऑलवेज ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस बड़े ब्रैकेट को ही सक्रिय द्रव्यमान बोलोगे आप लोग। क्लियर। तो देखो अग्र अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक A और B के सक्रिय द्रव्यमान, बोलो ये सक्रिय द्रव्यमान पढ़ना आ रहा है आपको, A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। और ध्यान देना इनके आगे जो ये कोफिशिएंट लिखे रहते हैं, जो स्थिरांक लिखे रहते हैं, इनको इसकी पावर लगा देते हैं। तो बताओ A की पावर N1 और B की पावर N2 सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा होता है? बोलो समानुपाती होता है। क्या ये इक्वेशन आपको एडजस्ट करना आ गया है? नहीं आया हो तो फिर एक और ऑप्शन है, मैं इस रिएक्शन को पश्च अभिक्रिया के लिए लिखना चाह रहा हूं। तो बताएं पश्च अभिक्रिया की दर, बोले तो RB, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक। अब लगाओ दिमाग, जब अभिक्रिया इस दिशा में आएगी तो बोलो रिएक्टेंट कौन होंगे? C और D, ऑब्वियसली यही होंगे। तो C की सांद्रता या C का सक्रिय द्रव्यमान की पावर लगेगी M1 और D का सक्रिय द्रव्यमान की पावर लगेगी बोलो M2। दोनों के गुणनफल के बोलो कैसा होगा? समानुपाती होगा। तो बहुत आसान है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लेकिन इसके अंदर आए थे
थे 3 नाम, जो कि था सक्रिय द्रव्यमान, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अभिक्रिया की दर। तीनों का कंसेप्ट आपने सीखा है। एक बार फिर बोल रहा हूं, किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई हो तो 100% लाइक का बटन दबाइएगा, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि और आगे ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।